हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर गामा तरंग, एक्स तरंग, यूवी तरंग, दृश्य तरंग के बारे में बात करेंगे। तो जो ये टॉपिक है वो एक शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज के तहत चल रहा है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक की बात की है और आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल या फैक्ट्स क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग का सबसे पहला फॉर्मूला आता है, प्रकाश का वेग और तरंग के वेग का जो अनुपात है C/V है, वो √μr/ER के बराबर होता है। तो μr क्या होता है? आपेक्षिक चुंबकीयशीलता, और जो ER होता है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। तो प्रकाश का वेग और अपॉन तरंग का वेग है वो √μr और ER के बराबर होता है। इस प्रकार आगे चलते हैं। अगर प्रकाश का वेग, अब प्रकाश का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश का वेग बराबर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और B सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो प्रकाश का जो वेग है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद आता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को Z से डिनोट करते हैं, और जो प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? तो प्रतिबाधा विद्युत क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, जो विद्युत प्रतिबाधा है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र की अनुपात के बराबर होती है। उसके बाद आता है कि किसी भी तरंग का जो अगर पॉइंटिंग सदिश निकाला हो, किसी तंत्र के अंदर पॉइंटिंग सदिश निकालना हो, तो पॉइंटिंग सदिश जो सदिश है उसको S से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है S सदिश इक्वल टू μ0 ब्रैकेट E0 सदिश गुणा B0। E आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और B और विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सदिश गुणा है और अपॉन म्यू, वो है पॉइंटिंग सदिश का फॉर्मूला। तो पॉइंटिंग सदिश का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू μ0 1/μ0 ब्रैकेट E सदिश इंटू B सदिश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के जो शुरुआती के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिस पृष्ठ पर आपतित होती है। अब देखिए आगे, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिस पृष्ठ पर आपतित होती है वहाँ दाब डालती है। इस दाब को विकिरण दाब कहते हैं। चुम्बकीय क्षेत्र जिस जो पृष्ठ पर आपतित होती है वहाँ पर दाब डालती है, और इस दाब को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन दाब कहते हैं। अब देखिए, जो बात करते हैं हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार के बारे में। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर सबसे पहले आता है गामा किरणें। देखिए गामा किरण सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली होती है। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य है गामा किरण का। उसके बाद आती है एक्स किरण, और उसके बाद आती है पराबैंगनी किरण यानी यूवी अल्ट्रावायलेट किरण। उसके बाद आती है दृश्य, उसके बाद अवरक्त, और उसके बाद आता है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, और उसके बाद आता है रेडियो तरंगे। ठीक है, तो सबसे कम होती है वो गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है वो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सातों तरंगों के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कम गामा और सबसे अधिक रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है, और जिनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उनका तरंग आवृत्ति कम होती है, और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होता है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक तरंग के बारे में, हर एक अलग अलग तरंग के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आता है गामा तरंगे। जो गामा तरंगे होती है उसकी क्या विशेषता होती है? तो गामा तरंगे होती है, उनका हमने देखा है कि तरंग दैर्ध्य कम होता है, उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। 30 mm की एल्यूमिनियम की चादर को भी पार कर जाती है। 30 mm की एल्यूमिनियम की चादर को भी पार कर जाती है। इनकी इतनी भेदन क्षमता अधिक होती है। इनका तरंग दैर्ध्य आवृत्ति यहाँ पर लिखी हुई है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि नहीं पूछी जाती कि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति कितना होता है, बस जनरल नॉलेज होना चाहिए। इसका तरंग दैर्ध्य 0.6 × 10⁻14 से लेकर 10⁻10 तक होता है, और इनकी जो आवृत्ति है वो 5 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁸ तक होती है आवृत्ति। अब इसके बाद इनका जो उपयोग होता है वो किस में होता है? कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। इनका जो उपयोग है वो कैंसर के उपचार में होता है। इसकी खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी खोजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो गामा किरणों की जो खोज है वो बेकुलर ने की थी, और इसका जो उत्पादन होता है वो नाभिकीय रेडियो एक्टिव तत्वों से विघटन से होता है। जो गामा तरंगों का जो निर्माण है वो नाभिकीय यानी जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके विघटन से गामा तरंगों का निर्माण होता है, जिसकी खोज बेकुलर ने की थी, और इसका उपयोग कैंसर के उत्पादन में होता है। और इसकी भेदन क्षमता वो सबसे अधिक होती है कि 30 mm की एल्यूमिनियम को चादर को भी पार कर जाती है, और इनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य इस प्रकार है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, उसके बाद आती है एक्स किरणें। अब एक्स किरणों की खोज सबसे पहले नाक वाले धातु के टकराने से एक्स तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य क्या होता है? 10⁻13 से लेकर 3 × 10⁻8 मीटर तक इनका तरंग दैर्ध्य होता है। उसके बाद आती है आवृत्ति। तो जो एक्स तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 3 × 10⁻21 से लेकर 3 × 10⁻16 के हर्ट्ज तक इनकी जो आवृत्ति होती है। अब इनका जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? तो शरीर के अंदर छिपाई गई कोई भी वस्तु है या शरीर के अंदर की जांच करने के लिए एक्स तरंगों का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स तरंगों के बारे में इतनी खास चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगों के बारे में, पराबैंगनी किरणों के बारे में खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी जो तरंगों की खोज है वो रिटर ने की थी। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 6 × 10⁻10 से लेकर 4 × 10⁻7 तक इसका तरंग दैर्ध्य होता है, और इसकी जो आवृत्ति है वो होती है 5 × 10⁻17 से लेकर 3 × 10⁻14 तक इनकी आवृत्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पराबैंगनी तरंगों की खोज रिटर ने की थी।
इसका जो उपयोग है वो जीवाणुओं को नष्ट करने में, नकली वस्तु, नकली नोट, नकली हस्ताक्षर को पहचानने में, नकली नोट, नकली वस्तु, नकली हस्ताक्षर को पहचानने में और जीवाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी तरंगों का जो उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान में रखना है, पराबैंगनी तरंगों की खोज रिटर ने की थी, एक्स तरंगों की खोज रोजर ने की थी और गामा तरंगों की खोज है वो किसने की थी, बेकुलर ने की थी। तीनों की अलग अलग खोज है और उपयोग में ध्यान रखना है कि इसका उपयोग है वो कैंसर के उपचार में होता है। एक्स तरंगों का जो उपयोग है वो शरीर में छिपाई की चीज़ों को पहचानने में होता है और पराबैंगनी तरंगों का जो निर्माण है, जो उपयोग है वो नकली वस्तु, नकली नोट, नकली हस्ताक्षर को पहचानने में किया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब 4 नंबर पे आती है दृश्य तरंगें। अब दृश्य तरंगों की खोज किसने की थी, दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। उसके बाद इनकी जो आवृत्ति है, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 8 × 10 की पावर 14 से लेकर 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, इसका जो उत्पादन है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, सोडियम लैंप से, वस्तु के श्वेत तल से और उत्सर्जित प्रकाश से दृश्य तरंगों का निर्माण होता है। सोडियम लैंप से, वस्तु के श्वेत तल से और उत्सर्जित प्रकाश से दृश्य तरंगों का निर्माण होता है। खोज इसकी न्यूटन ने की थी। ठीक है, उसके बाद अब ये दृश्य तरंगें को 7 भागों में, दृश्य तरंगों का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसके अंदर सबसे जिसका कम तरंग दैर्ध्य कम होता है वो तो वॉयलेट होता है, बैंगनी, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है वो होता है रेड यानी लाल रंग। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य जो दृश्य तरंगें होती है वो 7 रंगों में विभाजित होती है। वी से लेकर आर तक, वी कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है और आर अधिक तरंग दैर्ध्य वाला होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5 नंबर पे अवरक्त किरणें। तो देखिए अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, तो अवरक्त किरणों की जो खोज है वो हर्शेल ने की थी और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 8 × 10 की पावर -7 से लेकर 10 × 10 की पावर -3 मीटर होता है और इसका जो तरंग आवृत्ति होती है वो 4 × 10 की पावर 14 से लेकर 3 × 10 की पावर 11 तक इनकी आवृत्ति होती है। अब इनकी जो उत्पादन है, उत्पादन कहाँ से होता है अवरक्त किरणों का, तो अणु परमाणु के उत्सर्जन से, अणु व परमाणु के उत्सर्जन से अवरक्त किरणों का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका नाइट फोटोग्राफी में, कोहरे व धुंध के आर पार देखने में और तथा रोगियों को सिकाई करने में और हरे पेड़ पौधों को गर्म रखने में, हरे पेड़ पौधों को गर्म रखने के अंदर अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। नाइट फोटोग्राफी, कोहरे के अंदर आर पार देखने में, रोगियों की सिकाई करने में, हरे पेड़ पौधों को गर्म रखने में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज हर्शेल ने की थी और इसका उत्पादन होता है अणु परमाणु के उत्सर्जन से होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 6 नंबर पे आता है सूक्ष्म तरंगे। अब सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने की थी, तो सूक्ष्म तरंगों की खोज है वो हर्ट्ज ने की थी। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10 की पावर -3 से लेकर 0.3 मीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य होता है। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ता जा रहा है और आवृत्ति है वो कम होती जा रही है। अब देखिए उसके बाद आवृत्ति है वो 3 × 10 की पावर 11 से लेकर 1 × 10 की पावर -9 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। इसका जो उत्पादन होता है वो क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन से होता है। जो सूक्ष्म तरंगों का निर्माण होता है वो क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन से इसका उत्पादन होता है और इसका जो उपयोग है वो रडार में, दूरसंचार में और माइक्रोवेव में, ओवन में किया जाता है। ओवन में जो वस्तुओं को, जो खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है उसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे रडार हो गया, दूरसंचार हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, जिसके अंदर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है 7 नंबर पर आता है रेडियो तरंगे। अब रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो रेडियो तरंगों की जो खोज है वो मार्कोनी ने की थी। इसने की थी मार्कोनी ने और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3 मीटर से लेकर 600 मीटर तक होता है और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10 की पावर 5 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है और इसका जो उपयोग होता है वो टीवी, रडार और संचार और दूरसंचार में किया जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों का टीवी, रेडियो, संचार, दूरसंचार के अंदर तरंग दैर्ध्यों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो मेन है इसका उत्पादन है, इसका उपयोग है और इसकी खोज किसने की और इसके तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो ये है 7 की 7 तरंग दैर्ध्य जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिनके बारे में हमने बात की। अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में टॉपिक, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।